Assalamu alaikum students, this is Dr. Fahad Amjad and welcome to a lecture of Production and Operations Management. The course code is MGT 362. The course book is shown in your slide. The edition of the book is 10th edition. This is a continuation of the lecture on project management. This is the third chapter of your book, which is on project management. Let me first give you a summary of all the previous concepts that we have discussed so far in these presentations on project management. We started our discussion on project management with the definition of project कि project management के अंदर project होता क्या है, project की definition क्या है. उसके बाद हमने देखा कि जी project के अंदर कौन कौन सी basic activities होती हैं जो हमें करनी पड़ती हैं. उसमें project planning होती है, project scheduling होती है, project control होता है. अभी तक हमने जो स्लाइड्स में कवर किया कि जी प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या होती है, प्रोजेक्ट प्लानिंग में क्या क्या करना पड़ता है, कौन कौन करता है, किस टाइम पे की जाती है प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट स्केजुलिंग क्या होती है, स्केजुलिंग में हमें क्या क्या करना पड़ता है, किस टाइम पे की जाती है, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले की जाती है, प्रोजेक्ट टाइम स्टार्ट होते वक्त की जाती है या प्रोजेक्ट के बाद की जाती है, प्रोजेक्ट कंट्रोलिंग क्या होती है, इसके बारे में भी हमने देखा कि ये किस टाइम पे स्टार्ट की जाती है, प्रोजेक्ट के स्टार्ट होने के बाद प्रोजेक्ट कंट्रोल किया जाता है. उसके बाद हमने प्रोजेक्ट स्केजुलिंग की कुछ टेक्निक्स देखी थी. उसमें हमने गैंट चार्ट भी देखा. मैंने आपको डिफरेंट एग्जांपल से शो किया कि जी गैंट चार्ट किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं. फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जी कुछ और टेक्निक्स भी हैं जिनका नाम PERT और CPM है, प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक एंड क्रिटिकल पाथ मेथड. हमने ये भी देखा कि जी व्हाट आर द स्टेप्स इन मेकिंग PERT और CPM डायग्राम्स. ये बात मैंने आपको पिछली स्लाइड्स के अंदर भी अच्छी तरीके से कोशिश की थी एक्सप्लेन करने की, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन CPM एंड PERT. CPM जो है क्रिटिकल पाथ मेथड और PERT मेथड जो है दे आर वेरी सिमिलर, वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है, मगर इनके अंदर सिर्फ एक डिफरेंस है कि जी CPM जो कंसिडर करता है प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को, उनको कांस्टेंट टाइम पे कि जी एक्टिविटी नंबर A विल टेक टाइम ऑफ 15 days. बट दिस इज नॉट द केस ऑफ PERT. PERT में क्या करना पड़ता है कि जी PERT कहता है कि एक्टिविटी नंबर A का जो मोस्ट प्रोबेबल कंप्लीशन टाइम है दैट इज 15 days, मगर देर इज सम प्रोबेबिलिटी कि ये 13 दिनों में भी किया जा सकता है और देर इज सम प्रोबेबिलिटी कि ये 16 दिनों पे भी जा सकता है. तो ये बेसिक डिफरेंस है. बाकी कैलकुलेशन का प्रोसीजर, मॉडलिंग का प्रोसीजर, ये दोनों एक तरह के ही हैं. और almost towards the end of the previous slides, I have given you 6 steps कि किस तरीके से आप CPM और PERT डायग्राम बना सकते हैं. आज हम फिर से स्टार्ट करते हैं. We start from the last concept. आज हम देखेंगे कि जी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में PERT और CPM तो यूज़ होती ही है. उसका फ्रेमवर्क ऑफ PERT एंड CPM हमने पिछली स्लाइड में कवर कर लिया. आज हम देखेंगे कि जी नेटवर्क डायग्राम किस तरह बनाई जा सकती है. नेटवर्क डायग्राम PERT और CPM दोनों में यूज़ होती है, दोनों के लिए इस्तेमाल होती है. उसको किस तरह बनाया जा सकता है. नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए 2 अप्रोचेस हैं. एक एक्टिविटी ऑन नोड की है और एक एक्टिविटी ऑन आर्क की है. ये अप्रोचेस हम देखेंगे किस तरह किया जाती है. फिर उसके बाद हम प्रोजेक्ट का स्केड्यूल डिटरमिन करेंगे.
दो तरीके हैं प्रोजेक्ट का स्केड्यूल डिटरमिन करने के लिए, एक फॉरवर्ड पास है, एक बैकवर्ड पास है, और कैलकुलेटिंग स्लैक टाइम एंड आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल पाथ। अब क्रिटिकल पाथ हमने पिछली स्लाइड्स के अंदर भी डिस्कस किया है। आज की प्रेजेंटेशन के बाद आपको क्रिटिकल पाथ के बारे में आई होप के जी आपको क्रिटिकल पाथ में कोई प्रॉब्लम कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे वेरिएबिलिटी इन एक्टिविटी टाइम्स ये भी हम डिस्कस करेंगे, मगर मोस्ट प्रॉब्ली आज के लेक्चर में हम इधर तक ही कैलकुलेटिंग स्लैक टाइम एंड आइडेंटिफाइंग द क्रिटिकल पाथ यहीं तक हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल प्रेजेंटेशन जो चैप्टर की चल रही है वो आप अपनी स्लाइड में देख सकते हो। लेट्स स्टार्ट कि जी जब भी आप PERT या CPM यूज करते हैं तो उसके लिए आपको एक नेटवर्क बनाना पड़ता है। वो नेटवर्क दो तरीकों से बन सकता है। पहला तरीका है एक्टिविटी ऑन नोड, दूसरा तरीका है एक्टिविटी ऑन आर्क। लेट्स सी द एग्जांपल्स इन द स्लाइड। आपका कोई भी प्रोजेक्ट है उसके लिए अ सेट ऑफ एक्टिविटीज आपको चाहिए होंगे कि जी कमरे को पेंट करना है, तो कमरे को पेंट करना इज अ प्रोजेक्ट। कमरे की दीवारों को पहले साफ करना है, दैट इज एक्टिविटी, सफाई इज एन एक्टिविटी 1। फिर उसके बाद आपने फ्लोर्स पे अखबारें बिछानी है ताकि आपका पेंट ना गिरे, दैट इज एक्टिविटी 2। फिर उसके बाद आपने प्रोसेस ऑफ पेंटिंग करना है, तो एक्टिविटी 3 हो गई, या एक्टिविटी A, B या C। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए कि जी हमने कमरे को अगर पेंट करना है तो आप देखेंगे जी पेंट करने से पहले सफाई करनी है, वो एक्टिविटी 1 से शो हो गई। सफाई करने के बाद हमने जमीन पे अखबारें बिछानी है, वो एक्टिविटी 2 हो गई, और उसके बाद हमने पेंटिंग करनी है। तो एक्टिविटी और नोड, हमने जो एक्टिविटी है ऑफ क्लीनिंग वो हमने नोड पे शो की है, फिर कवरिंग वो हमने नोड पे शो की है, और फिर पेंटिंग वो हमने नोड पे शो किया। तो इससे क्या पता चल रहा है कि एक्टिविटी A कम्स बिफोर एक्टिविटी B। एक्टिविटी B करने से पहले आपने एक्टिविटी A करनी है, विच कम्स बिफोर एक्टिविटी C, और एक्टिविटी C करने से पहले आपको एक्टिविटी B करनी है। ये आपको एक्टिविटीज नोड्स जो हैं वो आपको एक्टिविटीज शो कर रही हैं, और ये जो एरोज हैं ये आपको डायरेक्शनैलिटी शो कर रहे हैं कि एक्टिविटी B करने से पहले A की जरूरत है। ठीक है, इसी की इक्विवेलेंट अगर आप एक्टिविटी ऑन एरो, दो तरीके हैं ना नोड बनाने के, नेटवर्क बनाने के। देयर आर 2 ways टू मेक अ नेटवर्क इन CPM और PERT। पहला तरीका है एक्टिविटी ऑन नोड का, कि जी जो आपने काम करना है उसको आप नोड पे रखो और उसके साथ एरोज यूज करो उनका प्रेसिडेंस रिलेशनशिप शो करने के लिए। अब दूसरा तरीका है एक्टिविटी ऑन एरो। ये वही बात है, मगर इसके अंदर जो एक्टिविटी है, एक्टिविटी ऑफ क्लीनिंग, एक्टिविटी ऑफ कवरिंग एंड एक्टिविटी ऑफ पेंटिंग आपने एरो पे शो कर दिया है। और यहाँ जो नोड्स हैं दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग एक्टिविटीज। इन नोड से सिर्फ हमारे पास पता चल रहा है कि जी एरो से हमें पता चल रहा है कि एक्टिविटी करनी है, और इन नोड से हमें कनेक्टिविटी के बारे में पता चल रहा है कि कौन सा एरो या कौन सी एक्टिविटी किस दूसरी एक्टिविटी के साथ कनेक्ट हुई हुई है। अब दूसरी एग्जांपल अगर आप देखें तो इसके अंदर एक्टिविटी ऑन नोड में एक्टिविटी A एंड एक्टिविटी B एक्टिविटी C पे जा रही है। इससे क्या मुराद है कि जी एक्टिविटी C को करने से पहले आपको एक्टिविटी 2 कंप्लीट करनी है और एक्टिविटी B कंप्लीट, यानी कि जब ये दोनों एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएंगी फिर आप एक्टिविटी C कर सकते हो। इनमें से कोई एक्टिविटी कंप्लीट ना होई तो आप एक्टिविटी C को शुरू नहीं कर सकते। सो A and B must both be completed before C can start। ठीक है, ये इस तरीके से आप एक नेटवर्क बना सकते हो यूजिंग एक्टिविटी ऑन नोड मेथडोलॉजी या अप्रोच। अब इसी की इक्विवेलेंट एक्टिविटी ऑन एरोज की किस तरह की डायग्राम बनेगी कि जी ये एक्टिविटी प्लस ये एक्टिविटी एक नोड पे जाएंगी और उसके बाद एक तीसरी एक्टिविटी आपको
सी एक एरो से शो हो रही है। तो एक्टिविटी ए और एक्टिविटी बी खत्म होगी तो एक्टिविटी सी स्टार्ट हो सकती है। ये जो दोनों हैं दे आर सिमिलर टेक्निक्स। आप अगर चाहोगे तो आप इन जो डिस्क्रिप्शन है इसको आप इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और आप इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरह आप ये डिस्क्रिप्शन है बी एंड सी कैन नॉट बिगिन अंटिल ए इज कंप्लीटेड। बी और सी स्टार्ट नहीं की जा सकती जब तक ए ना खत्म हो। तो इसकी एक्टिविटी ऑन नोड की क्या रिप्रेजेंटेशन है? इसकी रिप्रेजेंटेशन इस तरह की होगी कि जी एक्टिविटी ए खत्म हुई, उससे दो एरो निकलेंगे, एक सी में जाएगा और एक बी में जाएगा। इसी तरह इसकी कॉरिस्पॉन्डिंग एक्टिविटी ऑन एरो की क्या रिप्रेजेंटेशन होगी? वो इस तरह की होगी, एक एरो, उसके बाद एक नोड और एक एरो जा रहा है दूसरी नोड में, एक एरो जा रहा है दूसरी नोड में। इसका मतलब यह है कि इन दोनों एक्टिविटी बी एक्टिविटी और सी एक्टिविटी को स्टार्ट करने से पहले आपको एक्टिविटी ए की जरूरत है, इसको खत्म करने की जरूरत है। अब आगे जाते हैं जरा और डिफिकल्ट केसेस में। अब सी एंड डी cannot begin until both A and B are completed. अब C और D cannot begin until both A and B are completed. ठीक है, A और B जब तक खत्म नहीं होते तो आप C और D स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आप इसमें देखें दोनों एरोज जो आ रहे हैं वो A और B दोनों से आ रहे हैं CD में। ये एरोज आपको शो कर रहे हैं कि जी ए पहले खत्म होगा, बी खत्म होगा तो सी स्टार्ट होगा, इसी तरह ए खत्म होगा, बी खत्म होगा तो डी स्टार्ट होगा। इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग एक्टिविटी ऑन एरो की रिप्रेजेंटेशन किस तरह से है? वो इस तरीके से है कि जी ए, बी, उसके बाद सी और डी। ठीक है। Another case is C cannot begin until both A and B are completed. D cannot begin until B is completed. A dummy activity is introduced. अच्छा, C cannot begin until both A and B. अब ये जो C वाली एक्टिविटी है, C की जो एक्टिविटी है, ये तब तक स्टार्ट नहीं हो सकती जब तक बोथ A की एक्टिविटी और B की एक्टिविटी ना खत्म हो जाए। तो इसको स्टार्ट करने के लिए ये है। और D जो है वो तब तक नहीं शुरू की जा सकती जब तक B ना हो जाए। तो इसको हम इस तरीके से शो कर सकते हैं एक्टिविटी ऑन नोड टेक्निक से या मेथड से। एक्टिविटी ऑन एरो में एक एडिशनल कॉन्सेप्ट आ रहा है डमी नोड का कि जी अब इसके अंदर ये देखें एक्टिविटी जो सी है वो तब तक शुरू नहीं हो सकती जब तक बी और ए ना कंप्लीट हो जाए। और बी और ए को शो करने के लिए फिर हमने एक डमी एक्टिविटी शो कर दी है। डमी एक्टिविटी टेक्स 0 टाइम, इट रिक्वायर्स नो रिसोर्सेज। ठीक है, कोई रिसोर्सेज नहीं होते और टाइम इट टेक 0 कि जी जैसे ही ये खत्म हो जाएगा तो ये एक्टिविटी भी 0 टाइम में खत्म हो जाएगी। और डी जो है तब तक नहीं शुरू हो सकती जब तक बी ना खत्म हो जाए। अच्छा, अब आप लोगों ने इसके अंदर देखा होगा कि एक्टिविटी ऑन एरो और एक्टिविटी ऑन नोड दोनों बनाने के तरीके, मगर मोस्ट ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफ जहां आप हम आगे पढ़ेंगे ज्यादातर एक्टिविटी ऑन नोड की नोटेशन इस्तेमाल होती है। एक्टिविटी ऑन एरो की नोटेशन इतनी ज्यादा इस्तेमाल नहीं होती। ज्यादातर सॉफ्टवेयर्स के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को मॉडल करना हो, आप ज्यादातर इसको देखोगे एक्टिविटी ऑन नोड की फॉर्मुलेशन हम यूज कर रहे होंगे। तो इट्स मच मोर इम्पॉर्टेंट कि जी आप एक्टिविटी ऑन नोड को समझो और इस पे ज्यादा ध्यान दो। एक्टिविटी ऑन एरो एक और तरीका है जिससे आप यूज कर सकते हो, मगर ज्यादातर लोग एक्टिविटी ऑन नोड को ही
प्रेफर करते हैं क्योंकि ये रिलेटिवली इजी है, आसानी से समझ आ जाती है। एक्टिविटी ऑन एरो इट्स अ बिट डिफिकल्ट, और इसके अंदर आपने देखा कि जी पार्ट ई के अंदर हमें एक डमी एक्टिविटी भी ऐड करनी पड़ी, विच जस्ट एड्स ऑन एडिशनल वर्क। ज्यादा आसान तरीका जो है वो एक्टिविटी ऑन नोड है, और उसी में ही आपको ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं कि जी बी एंड सी कैन नॉट बिगिन अंटिल ए is completed, D cannot begin until B and C are completed, यानी कि B and C cannot begin until A is completed and D cannot begin until B and C is completed। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से एक्टिविटी ऑन नोड पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी तरह आप एक्टिविटी ऑन एरो को, इसी स्टेटमेंट को एक्टिविटी ऑन एरो पे इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इसके अंदर हमने फिर एक डमी एक्टिविटी इधर डाल दी है, जो हमें जैसे जैसे प्रॉब्लम जरा डिफिकल्ट होना शुरू होती है तो फिर हमें ज्यादा डमी एक्टिविटीज डालना पड़ जाती हैं एक्टिविटी ऑन एरो की फॉर्मुलेशन में। लेट्स स्टार्ट। अब एट दिस पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि जी PERT या CPM के अंदर नेटवर्क बनाने के लिए आप दो तरीके यूज कर सकते हो। पहला तरीका है एक्टिविटी ऑन नोड, दूसरा तरीका है एक्टिविटी ऑन एरो। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ज्यादातर काम जो होता है वो एक्टिविटी ऑन नोड पे ही किया जाता है। एक्टिविटी ऑन एरो सिर्फ मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको प्रेजेंट किया। अब हम आगे बुक में ज्यादातर जो यूज करेंगे वो एक्टिविटी ऑन नोड ही होगा। आपकी बुक के अंदर पहली एग्जांपल जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की है वो मिलवॉकी पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की दी गई है। आई वुड सजेस्ट कि जी आप टोटल प्रॉब्लम को जाके बुक से पढ़ें, उसको अच्छी तरह से समझें। उसका जिस्ट या जो उसकी समरी है वो मैं आपको बता देता हूं कि एक पेपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, उसके अंदर हमने एक एडिशनल यूनिट ऐड करना है। वो एडिशनल यूनिट है एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए, कि जो उससे धुआं निकलता है उसको, धुएं को किसी तरीके से प्रोसेस करके जो आप कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हो का एनवायरनमेंट में, वो जो मशीनरी आपने लगानी है उस प्लांट के अंदर, उस मशीनरी से आपकी पोल्यूशन कम हो रही है उस प्लांट की। अब इस मशीनरी को इंस्टॉल करना इट्स अ प्रोजेक्ट, और उसके अंदर कोई सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं कि जी सबसे पहले आपने ये वाली एक्टिविटी करनी है, ए करनी है। ए एक्टिविटी क्या है कि जी बिल्ड इंटरनल कंपोनेंट्स, कि जी जहां आपने वो मशीन सेट करनी है उसके लिए आपने बिल्डिंग के अंदर कुछ सीमेंट से या कोई दीवारें शिवारें बनानी है। आपने फिर दूसरा काम क्या करना है कि आपने रूफ और फ्लोर को मॉडिफाई करना है, उसके अंदर सीमेंट डालना है, सरिया डालना है, उसकी बेस स्ट्रॉन्ग करनी है। आपका तीसरा काम क्या है कि जी आप यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ कलेक्शन स्टैक, जो चिमनी होती है ना, आपने वो चिमनी बनानी है। उसका मसला यह है कि जी ये जो एक्टिविटी सी है, जो आपने चिमनी बनानी है, उससे पहले ये वाली एक्टिविटी होना जरूरी है कि जी इंटरनल कंपोनेंट्स बनेंगे तो उसके बाद सी वाली जो एक्टिविटी है वो हो सकती है। ठीक है, तो ये इमीडिएट प्रेडिसेसर का मतलब होता है इससे पहले वाला। ठीक है, तो सी एक्टिविटी करने के लिए आपको पहले वाली चीज ये रिक्वायर है कि जी एक्टिविटी ए कंप्लीट हो, ये इसकी आपकी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब चौथी एक्टिविटी है पोर कंक्रीट एंड इंस्टॉल फ्रेम। अब इस काम को करने के लिए आपको ए और बी दोनों एक्टिविटीज की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ई एक्टिविटी जो है वो बिल्ड हाई टेम्परेचर बर्नर्स, उसके लिए आपको सी की रिक्वायरमेंट है कि जी पहले जो सी वाली एक्टिविटी है वो हो जाए, फिर उसके बाद आप ये काम कर सकते हो। एफ में क्या है, इंस्टॉल पोल्यूशन कंट्रोल सिस्टम, उसके लिए भी जरूरत है कि जी सी वाली एक्टिविटी आप पहले कर लो, फिर आप एफ का काम कर सकते हो।
आप जो जी एक्टिविटी है इंस्टॉल एयर पोल्यूशन डिवाइस, उसके लिए भी डी और ई का होना जरूरी है, यानी कि कंक्रीट का पोर होना जरूरी, कंक्रीट का एक फ्रेम बनना जरूरी है और आपको हाई टेम्परेचर बर्नर बनाना जरूरी है। और फिर आखिरी जो इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग है उसके लिए ज़रूरी है कि जी एफ और जी की जो एक्टिविटी है वो पूरी हो, तो फिर आप इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग कर सकते हो इस न्यू इक्विपमेंट की जो आप इंस्टॉल कर रहे हो। तो आपका प्रोजेक्ट क्या है कि आपने एक इक्विपमेंट इंस्टॉल करनी है एक फैक्ट्री के अंदर। उस इक्विपमेंट का कोई खास मकसद है कि जी उससे पोल्यूशन कंट्रोल होती है। उस इक्विपमेंट को लगाने के लिए आपने कुछ काम करने हैं जो आपको एक्टिविटीज से शो किया हुआ है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। उनकी डिस्क्रिप्शंस दी हुई हैं कि जी आपने क्या क्या करना है, और उसके साथ ये बताया हुआ है कि जी उसका प्रेडिसेसर, इमीडिएट प्रेडिसेसर क्या है, कि जी एक्टिविटी ए को करने के लिए आपको कोई और एक्टिविटी उससे पहले करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह एक्टिविटी सी को शुरू करने से पहले आपको एक्टिविटी ए खत्म करना जरूरी है। ठीक है, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन हम किस तरीके से बनाएंगे। अब हम चाहते हैं कि जी हम इसका सीपीएम एनालिसिस करें, क्रिटिकल पाथ मेथड एनालिसिस करें। तो हम किस तरीके से क्रिटिकल पाथ मेथड एनालिसिस कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट तो आपके पास ये है। अच्छा, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है कि जी ये टाइम, पहले तो हमने एक्टिविटीज का बताया ना कि ये एक्टिविटीज हैं जो हमने करनी है, उनकी डिस्क्रिप्शन हमने बता दी कि जी आपने ये काम करना, उसको डिस्क्राइब कर दिया। अब आपको ये भी इंफॉर्मेशन है कि जी ये काम कितने दिनों में हो जाता है, कि जी एक्टिविटी ए को कितने वीक्स चाहिए। एक्टिविटी ए को कंप्लीट करने के लिए 2 वीक्स चाहिए, एक्टिविटी बी को कंप्लीट करने के लिए 3 वीक्स चाहिए। अब बात यहां यह है कि जी हम सिर्फ सीपीएम, इस इंफॉर्मेशन के साथ हम सीपीएम एनालिसिस ही कर सकते हैं। हम इस जगह पे पर्ट नहीं कर सकते। क्यों? पर्ट के अंदर एक और इंफॉर्मेशन होती है जो हम आगे देखेंगे। एट दिस पॉइंट हमें कह दिया गया है कि ये काम 2 हफ्ते में ही होगा, ये काम 3 हफ्ते में होगा, ये 2 में, ये 4, 3, 5, 2। ठीक है, अब टाइम इसके अंदर कांस्टेंट दिया हुआ है, तो हम इसका सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड, हम प्रोजेक्ट को अब स्केड्यूल करेंगे। प्रोजेक्ट को स्केड्यूल हम किस तरीके से करेंगे? सीपीएम से करेंगे। प्रोजेक्ट की हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई कि ये प्रोजेक्ट का हमने ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाया। प्रोजेक्ट क्या है? आपने एक इक्विपमेंट डालनी है। ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या है कि जी ये एक्टिविटीज करनी है। उन एक्टिविटीज की हमने डिस्क्रिप्शन बता दी, उन एक्टिविटीज का हमने प्रेसिडेंस रिलेशनशिप, एक दूसरे से किस तरीके से वो रिलेट करती हैं कि ए करने से पहले क्या जरूरत है, बी एक्टिविटी करने से पहले किस एक्टिविटी की जरूरत है, सी से पहले ए की जरूरत है। और हमने ये चीज भी बता दी कि उन एक्टिविटीज में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब इसको देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन मैंने स्लाइड के अंदर बता दी। अब वी विल ट्राई टू मेक अ सीपीएम डायग्राम। किस तरीके से बनेगी जी? आप सबसे पहले इधर स्टार्ट लिखोगे। ठीक है, स्टार्ट लिखा। ए जो एक्टिविटी है उससे पहले किसी प्रेसिडर इमीडिएट प्रेडिसेसर उसका नहीं है, तो चलो हम ए इधर लिख देते हैं। इसी तरह बी जो है उसके लिए भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम बी इधर लिख देते हैं। ठीक है, लेट मी राइट इट, ये बी लिख दिया। सी जो है उसको खत्म करने के लिए हमें पहले, उसको स्टार्ट करने के लिए हमें पहले ए की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो मैंने एक नोड बना दी ए की, एक नोड बना दी बी की, और सी की जो है हमने शो कर दिया कि सी स्टार्ट करने से पहले हमें ए की रिक्वायरमेंट है। अब जो डी एक्टिविटी है उससे पहले ए और बी की रिक्वायरमेंट है, तो हम इधर डी लिखते हैं। ठीक है, ये एक्टिविटी ऑन नोड बना दी, और ए और बी, तो डी तभी हम स्टार्ट कर सकते हैं जब हम ए और बी को खत्म कर लेंगे। अच्छा जी, अब ई जो एक्टिविटी है, ये ई एक्टिविटी हमने शो कर दी ऑन नोड। अब ई को खत्म करने, ई को स्टार्ट करने से पहले हमें जरूरत है सी की, तो हम इस तरह शो कर देंगे कि सी खत्म होगा तो डी स्टार्ट हो सकता है। अब हमने एक एफ शो करना है, इधर हम एक और नोड शो कर देते हैं एफ की। एफ में भी जो रिक्वायरमेंट है
कि जी आपने एफ तब तक नहीं कर सकते जब तक सी खत्म ना हो जाए, तो फिर हम इसको इस तरीके से शो कर देंगे। अब जी की क्या रिक्वायरमेंट है, जी के लिए डी और ई की दोनों की जरूरत है, तो हम इधर जी लिख देते हैं, ठीक है। जी के लिए एक्टिविटी ऑन नोड हमने बना दी, लेट मी जी। अब जी को शुरू करने से पहले डी और ई की रिक्वायरमेंट है, तो हम इसको ऐसे शो करेंगे, ये और डी और ई। इससे क्या पता चला, आपने इस तरीके से शो कर लिया। और अब एच हमने बतानी है, जो एच एक्टिविटी है उसको खत्म कर स्टार्ट करने से पहले हमें एफ और जी की रिक्वायरमेंट है, तो मैं इसको एफ और जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, स्टार्ट से पहली एक्टिविटी हमने ये की, और इस तरीके से आपके पूरे प्रोसेस का फ्लो हमने किस तरीके से किया, हमने सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड यूज करना है। उसके लिए हमने सबसे पहले प्रोजेक्ट का एक्टिविटी ऑन नोड मॉडलिंग कर दी, या एक्टिविटी ऑन नोड से हमने उसकी रिप्रेजेंटेशन कर दी, ठीक है। अब हमें पता चल गया है कि जी कौन कौन सी एक्टिविटीज किस किस एक्टिविटी के बाद आती हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज एक दूसरे से रिलेट करती हैं, ठीक है। ये आप देखिए, यही इसी प्रोसेस की हमने दिखा दी किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं। ये इसकी आप एक दफा खुद भी ट्राई करें इसको अपने हाथ से बनाने की। यही उसी एग्जाम्पल की एक्टिविटी ऑन एरो की रिप्रेजेंटेशन है। अब आप जरा देखो, इट्स मच मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड कि जी एक नोड दूसरी नोड, इसके अंदर स्टार्ट की नोड नहीं शो की हुई, हमने अपनी एग्जाम्पल के अंदर स्टार्ट की नोड शो की थी, इसके अंदर नहीं शो हुई हुई। आपने एक्टिविटीज का जो डिस्क्रिप्शन है वो इधर एरोस पे शो की हुई है, एक्टिविटी का जो नाम था वो आपने इधर इस तरह शो किया हुआ है। इसके अंदर आपको कुछ डमी एक्टिविटीज डालनी पड़ी हैं, क्यों, जस्ट बिकॉज आपको दिखाना है कि जी इस एक्टिविटी को करने से पहले इस एक्टिविटी का और इस एक्टिविटी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब क्रिटिकल पाथ हमने अभी देखा कि जी किसी भी प्रोजेक्ट की एक्टिविटी ऑन नोड रिप्रेजेंटेशन हम किस तरह कर सकते हैं। ये एक्टिविटी ऑन नोड रिप्रेजेंटेशन हमें क्रिटिकल पाथ मेथड का नेटवर्क बनाने में इस्तेमाल करते हैं हम इसको। अब क्रिटिकल पाथ किस तरह हम निकाल सकते हैं, क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ थ्रू द नेटवर्क। अब उस पूरे नेटवर्क के अंदर जो सबसे लंबा रास्ता है वो क्रिटिकल पाथ है, ठीक है। देखते हैं, ये अभी हम आगे देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। इंपॉर्टेंट थिंग इज आप ये याद रखो कि जी देयर इज समथिंग कॉल्ड क्रिटिकल पाथ, जो हमने कैलकुलेट करनी है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम आगे देखेंगे। द क्रिटिकल पाथ इज द शॉर्टेस्ट टाइम इन विच द प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड। इससे कम टाइम में आपका प्रोजेक्ट कम, जो क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज का टाइम होगा ना, वो टाइम आपका प्रोजेक्ट का शॉर्टेस्ट टाइम है, उससे कम टाइम में आपका प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। एनी डिले इन क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज डिलेज द प्रोजेक्ट। अब क्रिटिकल पाथ पे जो एक्टिविटीज हैं उनका जो टाइम है उसी टाइम में आपका प्रोजेक्ट खत्म होगा, दैट इज द शॉर्टेस्ट टाइम। अगर उस पाथ पे कोई भी एक्टिविटी डिले हो जाती है तो आपका पूरे का पूरा प्रोजेक्ट जो होगा वो डिले कर जाएगा। क्रिटिकल पाथ एक्टिविटीज हैज नो स्लैक। जो क्रिटिकल पाथ पे एक्टिविटीज होती हैं उन पे कोई स्लैक नहीं होता। स्लैक क्या होता है हम आगे जाके देखते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। अच्छा जी, अब क्रिटिकल पाथ एनालिसिस करना है हमने प्रोजेक्ट का। ये सारी चीजें हमने पहले भी स्लाइड के अंदर देख ली कि जी ये एक्टिविटीज हैं, उनका ये टाइम है। तो लेट्स स्टार्ट।
क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए आपको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। सबसे पहली इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जी आपने अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश निकालना होता है। अर्लीस्ट स्टार्ट के जी कितनी जल्दी हम जल्दी से जल्दी कितनी जल्दी हम स्टार्ट कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी हम कितनी जल्दी इसको खत्म कर सकते हैं। तो अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश्ड। अर्लीस्ट टाइम एट विच अर्लीस्ट स्टार्ट which is represented by ES is the earliest time at which an activity can start assuming all predecessors have been completed। वो कितना जल्दी टाइम है, कितनी जल्दी हम स्टार्ट कर सकते हैं assuming के सारे जो उसके predecessor हैं, जो उससे पहले वाली एक्टिविटीज हैं वो हो गई हैं। earliest finish क्या होती है? earliest finish is the earliest time at which an activity can be finished। ठीक है कि जी कितनी जल्दी से जल्दी आप किसी एक्टिविटी को खत्म कर सकते हो। लेटेस्ट टाइम क्या होता है? लेटेस्ट टाइम एंड लेटेस्ट फिनिश। ठीक है, आप ये याद रखें, ES, EF, LS, LF, लेटेस्ट स्टार्ट। लेटेस्ट टाइम एट विच एन एक्टिविटी कैन स्टार्ट सो एज टू नॉट डिले द कंप्लीशन टाइम ऑफ द एंटायर प्रोजेक्ट। वो कितना देर से, वो क्या टाइम है, सबसे देर वाला टाइम कि जी हम एक्टिविटी को स्टार्ट करें और वो प्रोजेक्ट पे फर्क ना पड़े। कि जी अगर आप सुस्त हो तो आप कहते हो ना यार वो कौन सा टाइम है कि अगर मैंने 9 बजे उठना है, 9 बजे क्लास में जाना है तो मैं 8:45 बजे उठ सकता हूँ और मैं क्लास में पहुंच सकता हूँ। तो ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। वो कौन सा लेटेस्ट स्टार्ट टाइम है कि जो आपने, आपके केस में लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जो है वो 8:45 बजे, 8:45 है, सच दैट कि आप 9 बजे क्लास में पहुंच जाओ। ठीक है। और लेटेस्ट फिनिश, लेटेस्ट टाइम बाय विच एक्टिविटी हैज टू बी फिनिश्ड सो एज टू नॉट डिले द कंप्लीशन टाइम। ये वो लेटेस्ट टाइम है कि जी फिनिश कर ली जाएगा एक्टिविटी सच दैट कि जी आपका ओवरऑल प्रोजेक्ट है वो लेट ना हो। ठीक है, लेट्स सी ये किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। अब क्रिटिकल पाथ में अभी मैंने आपको पहले शो किया, CPM बनाने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल दी। एग्जांपल के अंदर हमने देखा कि जी एक्टिविटी ऑन नोड रिप्रेजेंटेशन किस तरह की जा सकती है उस एग्जांपल की। अब हमने उस केस के अंदर तो ऐसे एक नोड बना दी थी और A लिख दिया था उसके अंदर, ठीक है, या B लिख दिया था या C लिख दिया था। जब आप कभी भी क्रिटिकल पाथ एक्टिविटी और नोड रिप्रेजेंटेशन करो किसी भी प्रोजेक्ट की, तो उसके लिए कुछ तरीका होता है। उस सर्कल के अंदर जो वैल्यूज आप लिखोगे, आप उस सर्कल के अंदर सबसे पहले उसका नाम लिखोगे, जो उसकी डिस्क्रिप्शन A, B, C जो थी ना, आप इसको शो करोगे इन दी हेयर। ठीक है, सर्कल के अंदर आप उसके अंदर लाइनें लगाओगे 2, और नीचे जो आप शो कर रहे होगे दिस इज द कंप्लीशन टाइम। आपको याद होगा ना, आपको एक टेबल तो दिया था कि प्रेडिसेसर का, कि जी इस एक्टिविटी से पहले कौन सी एक्टिविटीज हमने करना जरूरी है। एक और आपको टेबल दिया था जिसके अंदर टाइम बताया हुआ था कि जी ये एक्टिविटी 2 हफ्तों में खत्म होगी, ये एक्टिविटी 3 हफ्तों में खत्म होगी। तो एक तो आपने डिस्क्रिप्शन डाल दी और दूसरी आपने उसका कंप्लीशन, जो उसका ओवरऑल टाइम ऑफ कंप्लीशन डाल दिया। और इस जगह पे आपने अर्लीस्ट स्टार्ट डाल दिया, ऊपर की ही साइड पे आपने अर्लीस्ट फिनिश डाल दिया, नीचे की साइड पे आपने लेटेस्ट स्टार्ट और नीचे की ही साइड पे आपने लेटेस्ट फिनिश डाला। ठीक है, अब हम अगली दफा जब एक्टिविटी और नोड की कोई भी रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो इन जगहों पे जो मैं डाटा लिखूंगा, पहले मैं एक्टिविटी की डिस्क्रिप्शन लिखूंगा इस तरह, इस जगह पे लिखूंगा, फिर मैं एक्टिविटी का कंप्लीशन टाइम लिखूंगा इस जगह पे। ठीक है, और उसका इस जगह पे जब मैं लिखूंगा तो वो अर्लीस्ट स्टार्ट होगा, अर्लीस्ट फिनिश होगा। इसी तरह नीचे की साइड पे लिखूंगा तो वो लेटेस्ट स्टार्ट होगा और लेटेस्ट फिनिश होगा। ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट, जब भी हम क्रिटिकल पाथ निकाल रहे होते हैं या क्रिटिकल पाथ मेथड यूज कर रहे होते हैं, तो हमने देखना है कि जी प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम कितना है। तो उसके लिए हम एक टेक्निक
पहले तो हमने क्या किया, हमने बता दिया कि जी अर्लीस्ट स्टार्ट क्या होता है, अर्लीस्ट फिनिश क्या है, लेटेस्ट स्टार्ट क्या है, लेटेस्ट फिनिश क्या है। फिर हमने ये देख लिया कि उनको किस तरीके से सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट करना है। अब कुछ एक और टेक्निक है जिसको कहते हैं फॉरवर्ड पास। इससे क्या होता है कि जी हमने डिफरेंट सिनेरियोज जो हमारे पास आएंगे उसमें हम फॉरवर्ड पास करेंगे तो हम एक उसकी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉरवर्ड पास किस तरह किया जाता है, उसके कुछ रूल्स हैं। आई एट दिस स्टेज आई वुड सजेस्ट कि जी आप इस चीज़ को अभी इतना इस पे प्रॉब्लम ब्रेन पावर ना लगाओ, हम एग्जाम्पल जब करेंगे तो उससे आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए या डिस्क्रिप्शन के लिए, जस्ट टू कीप दिस इंफॉर्मेशन इन योर माइंड, लेट मी एक्सप्लेन इट कि जी फॉरवर्ड पास में क्या किया जाता है। फॉरवर्ड पास के अंदर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम के क्या रूल्स हैं। इफ एन एक्टिविटी हैज ओनली वन सिंगल इमीडिएट प्रेडिसेसर, इट्स अर्लीस्ट स्टार्ट equals to earliest finish of the predecessor। ठीक है, अगर किसी एक्टिविटी का एक ही प्रेडिसेसर है, अब ये एक्टिविटी है बी एक्टिविटी और बी एक्टिविटीज का एक ही प्रेडिसेसर है, तो जो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट होगा ना वो इसका अर्लीस्ट फिनिश होगा। ठीक है, इफ एन एक्टिविटी हैज मल्टीपल इमीडिएट प्रेडिसेसर, इट्स अर्लीस्ट स्टार्ट इज द मैक्सिमम ऑफ ऑल द अर्लीस्ट फिनिश वैल्यू ऑफ द प्रेडिसेसर। अब ये एक्टिविटी है, ठीक है, इसके दो प्रेडिसेसर हैं, एक्टिविटी बी और एक्टिविटी ए, इस तरह से रिप्रेजेंट हुए हैं। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि सी को स्टार्ट करने के लिए बी और ए का कंप्लीट होना जरूरी है। अब आपके पास इस जगह पे क्या लिखा हुआ होगा, अर्लीस्ट फिनिश ए का लिखा हुआ होगा और अर्लीस्ट फिनिश बी का लिखा हुआ होगा। ठीक है, अगर लेट्स से कि जी अर्लीस्ट फिनिश ए का 4 है और अर्लीस्ट फिनिश बी का 5 है, तो इसका जो अर्लीस्ट स्टार्ट होगा ना दैट विल बी इक्वल टू 5। इन दोनों में से जो बड़ी वाली वैल्यू है वो हम इधर यूज करेंगे। ठीक है, मैक्स ईएफ ऑफ ऑल द इमीडिएट प्रेडिसेसर। अर्लीस्ट फिनिश क्या होगा, अर्लीस्ट फिनिश जो होगा किसी एक्टिविटी का, उसका जो स्टार्ट टाइम है और जो उसका एक्टिविटी टाइम है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जो मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी मिल्वॉकी पेपर इंडस्ट्री की, तो हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने उसकी एक एक्टिविटी ऑन नोड बनाई थी। चले फिर हम एक और एक्टिविटी ऑन नोड बना देते हैं, स्टार्ट हम करते हैं। हमें पता है कि जी एक्टिविटी ए है, ठीक है, हमें पता है एक्टिविटी बी है। इसके बाद एक्टिविटी ए के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट थी, इसके 2 हफ्ते कंप्लीशन टाइम था, इसके 3 हफ्ते कंप्लीशन टाइम था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा कि जी एक्टिविटी सी है, एक्टिविटी सी का कंप्लीशन टाइम कितना था, 2 हफ्ते था। एक्टिविटी डी थी, एक्टिविटी डी जो था उसकी कंप्लीशन टाइम 4 हफ्ते था। तो स्टार्ट से आप जाते हो ए पे, स्टार्ट से आप बी पे जाते हो, ए से डी को कंप्लीट करने के लिए ए और बी की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, ए और बी खत्म होगा तो डी स्टार्ट हो सकता है। सी को शुरू करने के लिए ए की रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, सी के बाद आपके पास एफ आ जाता है, एफ के 3 हफ्ते लगने थे और ई की जो एक्टिविटी है उसके 4 हफ्ते लगने थे। ठीक है, तो सी जो है वो एफ पे भी इम्पैक्ट कर रही है, सी खत्म होगा तो एफ और ई स्टार्ट हो सकता है। फिर आगे एक एक्टिविटी जी थी, एक्टिविटी जी के लिए आपके पास ई की भी रिक्वायरमेंट है और डी की भी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जी जो है वो 5 हफ्तों में खत्म होगी और फिर आखिर में एच एक्टिविटी थी जिसको 2 हफ्ते लगने थे, उसके लिए आपको जी की भी जरूरत थी और एफ की भी जरूरत थी। ठीक है, ये बेसिक हमने नोट बना दिया। मैं इसको इधर जरा सर्कल लगा देता हूं बड़े बड़े ऐसे करके। ठीक है, अब ये आप देखें, इसी तरीके से हमने
जिस तरह हमने उसका तरीका शो किया था अपनी डायग्राम के अंदर, तो आपने क्या किया, उसी तरीके से इसको हमने अब बना दिया। ये आपके पास डिफरेंट एक्टिविटीज हमने नोड के अंदर शो कर दिया। ठीक है, ये एक्टिविटीज के नाम हमने शो कर दिए, उनका प्रेसिडेंस रिलेशनशिप कि जी वो किस एक्टिविटी के बाद होती हैं, कितना उनमें टाइम लगेगा, वो हमने सारा कुछ शो कर दिया। ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट क्या होगा, अर्लीस्ट फिनिश क्या होगा, ये सारे का सारा हमने इधर एक्टिविटी ऑन नोड की जो रिप्रेजेंटेशन है उससे हम शो कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने इस पे फॉरवर्ड पास करना है। अब हम देखना चाहते हैं कि यार ये जो प्रोजेक्ट है ये कितने टाइम में खत्म होगा। ठीक है, इसको फाइंड करने के लिए कि जी व्हाट इज द अर्लीस्ट टाइम इन विच दिस प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीटेड, कितनी जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को हम खत्म कर सकते हैं। आपको सारी एक्टिविटीज का पता है कि जी हम स्टार्ट करेंगे तो ए एक्टिविटी होगी, उसके अंदर 2 हफ्ते लगेंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं चलो जी अर्लीस्ट स्टार्ट जो है इसका, ये आपको मैं इधर एक रेफरेंस के लिए किधर बना देता हूं, कोई भी एक्टिविटी हो उसका टाइम अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश्ड, अर्लीस्ट स्टार्ट, अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश। ठीक है, अब मैं जो इस तरह से लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा। अब ये 0 टाइम पे स्टार्ट होगी, 2 हफ्ते इसका टाइम है कंप्लीशन का, तो ये 2 हफ्ते लेगी। इसी तरह ये जो एक्टिविटी है वो 0 टाइम से स्टार्ट होगी, 3 हफ्ते इसका टाइम है, तो ये 3 हफ्ते लेगी। ठीक है, आपके पास ये 0 to 3 आ गया। अब आगे देखिए जी, अब इस केस के अंदर हमारे पास एक प्रॉब्लम पड़ रही है। क्या प्रॉब्लम पड़ रही है कि जी ये जो है ये 3 हफ्तों में खत्म हो रहा है और ये 2 हफ्तों में खत्म हो रहा है। अब इस एक्टिविटी को स्टार्ट करने के लिए इन दोनों एक्टिविटीज का होना, इस एक्टिविटी का भी खत्म होना जरूरी है, इस एक्टिविटी का भी खत्म होना जरूरी है। तो अब आपको याद होगा कि फॉरवर्ड पास में जब मैंने आपको जो पिछली स्लाइड के अंदर शो किया था कि जी अगर 2 इमीडिएट प्रेडिसेसर हो, हम फॉरवर्ड पास कर रहे हैं अभी, इसको हम फॉरवर्ड पास, अगर आपके 2 इमीडिएट प्रेडिसेसर हैं, इसके क्या है 2 इमीडिएट, एक ये प्रेडिसेसर है, एक ये प्रेडिसेसर है, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो वो हम इधर 3 लिख देंगे, क्योंकि 2 और 3 में से 3 बड़ा है। ठीक है, 3 से ये स्टार्ट होगा, 4 हफ्ते लगेंगे, तो 7 हफ्तों में ये खत्म हो जाएगा। इसी तरह इसका इमीडिएट प्रेडिसेसर एक ही है, सी का, तो 2 हफ्तों से ये स्टार्ट होगा और 4 हफ्तों में ये खत्म हो जाएगा। अब यहां से ये जो है ये 4 हफ्तों में शुरू होगा और 7 हफ्तों में खत्म हो जाएगा। इसी तरह ये 4 हफ्तों में शुरू होगा, 8 हफ्तों में खत्म हो जाएगा। अब इधर एक और हमें प्रॉब्लम पड़ रही है। प्रॉब्लम क्या पड़ रही है कि जी ये वाली एक्टिविटी और ये वाली एक्टिविटी दोनों इस पे अफेक्ट कर रही हैं, तो इन दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू है, 7 बड़ी वैल्यू है या 8 बड़ी वैल्यू है? इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 8 है, तो हम 8 इधर लिखेंगे, 5 हफ्ते इसका लगेगा, तो ये 13 हफ्तों में खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर से वही बात आ गई। अब ये एक्टिविटी खत्म होने के लिए हमें जी का खत्म होना और एफ का खत्म होना जरूरी है। जाहिर बात है जब तक जी और एफ दोनों खत्म नहीं होंगी तो हम एच स्टार्ट नहीं कर सकते। तो एच अर्लीस्ट स्टार्ट क्या हो सकता है इसका, क्योंकि इन दोनों में से बड़ी वैल्यू 13 है, क्योंकि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इसका यही हो सकता है और अर्लीस्ट फिनिश इसका 15, 2 हफ्ते लगेगा। तो इस पूरे प्रोजेक्ट का जो कंप्लीशन डेट है, कंप्लीशन जो होगी इसकी, कंप्लीशन विल बी इन 15 वीक्स। ये हमें फॉरवर्ड पास से पता चल गया। ठीक है, ये कंप्लीशन डेट से हमें पता चल गया। फॉरवर्ड पास में क्या किया हमने अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश निकाले। अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश से हमने प्रोजेक्ट की कंप्लीशन देख ली। ठीक है,
अच्छा, अब हम चलते हैं बैकवर्ड पास करने। ठीक है, फॉरवर्ड पास तो अब हमने कर लिया, अब हम बैकवर्ड पास करने जाते हैं। इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें लेटेस्ट फिनिश एंड लेटेस्ट स्टार्ट पता चल जाएगा। ठीक है, इधर से स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट फिनिश कहां से हो सकता है? 15 ही होगा इसका। ठीक है, कि जी जो आई एम सॉरी, लेट्स सी, इसकी ये इसकी फॉरवर्ड पास जब हमने की तो हमारे पास ये इसकी कंप्लीशन डायग्राम नजर आ गई, जो मैंने पिछली स्लाइड के अंदर ड्रॉ की थी, आप इसके अंदर देख सकते हो। ठीक है, अब हमने इस जगह पे क्या किया? इस जगह से हमें प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट पता चल गई। ठीक है, प्रोजेक्ट की कंप्लीशन डेट पता चल गई, और कंप्लीशन डेट क्या थी? वो ये थी कि जी 15 हफ्तों में वो खत्म हो रहा है। आप 0 से स्टार्ट करोगे, 15 पे इसकी प्रोजेक्ट कंप्लीशन डेट है। ये किस तरह पता चली? हमने फॉरवर्ड पास जब लगाया, अपने फॉरवर्ड पास जब किया हमने अपने नेटवर्क पे, जो नेटवर्क ये बना हुआ है, इस पे जब हमने फॉरवर्ड पास किया तो हमें पता चल गया कि 0 से स्टार्ट हुआ और ये 15 हफ्तों के अंदर पूरा हो गया। अब हम एक और चीज होती है बैकवर्ड पास। ये उसी तरह जो स्लाइड हमने पहले फॉरवर्ड पास की पढ़ी थी, अब हम बैकवर्ड पास लगा के देखते हैं कि हमें क्या फायदा होता है उससे। ठीक है, इसके अंदर वही बात है, हम लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश निकाल सकते हैं। फॉरवर्ड पास से तो हमने क्या निकाला था? फॉरवर्ड पास से हमने अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश निकाल लिया था ना। अब बैकवर्ड पास से जो है हम लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश निकालेंगे। ठीक है, बैकवर्ड पास से। इसके कुछ उसी तरह से आई वुड सजेस्ट कि एट दिस स्टेज आप इसको पढ़ो और अपने दिमाग में रखो जो सवाल है, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वो सवाल ऑटोमेटिकली आपके सॉल्व हो जाएंगे। इफ एन एक्टिविटी इज एन immediate predecessor for just a single activity, the latest finish equals to the latest start of the activity that immediately follows it. ठीक है, if the activity is an immediate predecessor to more than one activities, its latest finish is the minimum of all the latest starts value of all activity that immediately follow it. ठीक है, अब ये क्या हुआ कि जी आपके पास 2 एक्टिविटीज हैं और ये, ठीक है। अब इफ एन एक्टिविटीज इन इमीडिएट, अब ऐसे आप शो कर रहे हो, ये आपके पास केस आ रहा है, ठीक है। ये दोनों एक्टिविटीज, ये जो एक्टिविटी है ये प्रेडिसेसर है इन दोनों एक्टिविटीज की, ठीक है। तो उसके अंदर आपने क्या करना है, एलएस की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो वो हम मिनिमम निकालेंगे। दोनों की जो लेटेस्ट फिनिश होगी ना इसकी, वो इन दोनों की लेटेस्ट स्टार्ट होगी। क्योंकि इस केस में हम क्या करेंगे कि हम पीछे से स्टार्ट करेंगे डायग्राम को सॉल्व करना, तो पहले हमारी आखिरी वाली चीजें सॉल्व हो जाएंगी और फिर हम शुरू की तरफ जाएंगे। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम रूल, लेटेस्ट स्टार्ट इज इक्वल टू लेटेस्ट फिनिश माइनस एक्टिविटी टाइम। लेट्स डू इट ऑन दी नेटवर्क। ये वही एग्जाम्पल है, इसके अंदर आप देखो लेटेस्ट फिनिश इज इक्वल टू अर्लीस्ट स्टार्ट। इस केस के अंदर हमने आप लेटेस्ट फिनिश एंड अर्लीस्ट फिनिश, ये वो टाइम है EF कि कितनी जल्दी आप उसको खत्म कर सकते हो। 15 वीक्स में आप इसको खत्म कर सकते हो, और यही वो टाइम है कि जी हाँ, अब प्रोजेक्ट को आपने इस डेट से ज्यादा लेटेस्ट फिनिश नहीं कर, इस डेट से ज्यादा नहीं लेके जाना। किसको दिल चाहता है कि जी प्रोजेक्ट को आगे लेके जाओ। लेटेस्ट फिनिश का तो अगर आप कहो कि जी ठीक है मैं तो 1000 साल में खत्म करूंगा, वो तो नहीं होगा। तो पहला केस यही होगा कि जी जो आपका अर्लीस्ट फिनिश है दैट इज इक्वल टू द लेटेस्ट फिनिश। इस टाइम से ज्यादा आपने नहीं जाना। अब आपने बैकवर्ड पास शुरू करना है इसका, ठीक है। बैकवर्ड पास शुरू करेंगे तो क्या होगा,
ये तो आपका 13 वैल्यू क्या हो रही है, दिस इज, व्हाट इज दिस, आपको मैं फिर उसके लिए शो कर देता हूं इस तरीके से, अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश, अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश, लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश। ठीक है, अब ये क्या आपको शो कर रहा है कि जी 2 हफ्ते इसके गुजरेंगे। अब यहां क्या है कि जी इधर से जाएंगे तो इसका लेटेस्ट फिनिश क्या होगा, इसका लेटेस्ट फिनिश 13 और इसका लेटेस्ट फिनिश भी 13 ही होगा। ठीक है, इसके कितने दिन लगेंगे, 3 हफ्ते लगेंगे, तो इसका लेटेस्ट स्टार्ट आप 10 हफ्तों पे कर सकते हो। इसका जो लेटेस्ट स्टार्ट होगा वो आप 8 हफ्तों पे कर सकते हो। ठीक है, अब इधर से जाके देखते हैं सी का क्या होगा। एफ आपका 10 हफ्तों में खत्म हो रहा, 10 हफ्तों में लेटेस्ट स्टार्ट कर सकते हो, यानी कि 10 हफ्ते बाद एट दी 10th वीक आप इसको स्टार्ट कर सकते हो और एट दी 15th वीक आप एफ को खत्म कर सकते हो। ठीक है, अब इसी तरह हम निकालते हैं कि जी ई की क्या वैल्यू होगी, कि जी ई कब आप इसको लेटेस्ट फिनिश कर सकते हो। ई जो है 8, क्योंकि इसका एक ही इमीडिएट प्रेडिसेसर है तो ये 8 वीक्स पे स्टार्ट किया जा सकता है और डी भी 8 वीक्स पे स्टार्ट किया जा सकता है। ई जो है वो 4 हफ्ते लेगा तो वो 4 वीक्स पे स्टार्ट, मैक्सिमम 4 वीक तक स्टार्ट किया जा सकता है। उससे आगे लेके जाओगे तो फिर ये आपका प्रोजेक्ट जो है वो लेट हो जाएगा। ठीक है, तो ई की जो एक्टिविटी है वो चौथे हफ्ते में स्टार्ट करोगे और 8वें हफ्ते में उसको खत्म करोगे। इसी तरह जो डी की एक्टिविटी है उसको एट दी मोस्ट 8वें हफ्ते तक आपको खत्म करनी पड़ेगी और उसको चौथे हफ्ते तक, जितना भी उसको डिले करो, चौथे हफ्ते तक आपको स्टार्ट करनी है, वरना तो वो खत्म नहीं होगी। 8वें हफ्ते तक उसको मैक्सिमम डिले उसके अंदर यह है कि जी चौथे हफ्ते में आप उसको स्टार्ट करो और 8वें हफ्ते में उसको खत्म करो। इसी तरह बी की अब हम कैलकुलेशन करते हैं, तो बी आप चौथे हफ्ते में स्टार्ट खत्म करोगे और पहले हफ्ते में इसको स्टार्ट कर सकते हो। अब इसी तरह सी की जो कैलकुलेशन, अब सी की कैलकुलेशन में आप देखें हमारे पास सी के साथ आपके पास एक डायलेमा आ रहा है इधर। ठीक है, अब ये हम बैकवर्ड पास कर रहे हैं तो सी अफेक्ट कर रही थी फॉरवर्ड पास में एफ और ई को। अब आप देखो एफ जो है वो एट द लेटेस्ट 10वें हफ्ते में स्टार्ट किया जा सकता है और ई जो है चौथे हफ्ते में स्टार्ट किया जा सकता है, चौथे हफ्ते में स्टार्ट करना है। इसके बाद अगर करोगे तो आपका प्रोजेक्ट लेट हो जाएगा। तो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू इन दीज टू, आइदर 10 और 4, इन दोनों में से कौन सी मिनिमम वैल्यू है, तो हम वो मिनिमम वैल्यू फिर हम इधर डालेंगे, क्योंकि हम बैकवर्ड पास कर रहे हैं ना। बैकवर्ड पास के अंदर अगर आप पिछली स्लाइड में देखो तो मिनिमम ऑफ द 2 वैल्यूज उसने बताई भी थी ना, कि अगर उसके दो एक इमीडिएट प्रेडिसेसर हो ऐसे करके कि जी ऐसे 2 एक्टिविटीज हैं और उनका एक इमीडिएट प्रेडिसेसर हो, तो फिर इस केस के अंदर मिनिमम ऑफ द 2 यूज करनी है ना हमने। तो इस केस के अंदर हमने मिनिमम ऑफ द 2 यूज की। अब इसी तरह यही सिचुएशन आपके पास आ रही है कि जी आपके पास इस जगह पे वही सिचुएशन आ रही है। क्या सिचुएशन आ रही है, एक सिचुएशन ये है कि जी ये एक्टिविटी और दूसरी ये। ठीक है, अब क्या करोगे इसके अंदर, एक आपके पास 4 की वैल्यू है, दूसरी आपके पास 2 की वैल्यू है। तो इस केस के अंदर भी फिर आप मिनिमम ऑफ द 2 लोगे, वो 2 है, और फिर इधर आप 0 कर लोगे। ठीक है, तो अब इससे क्या पता चलता है, एक्टिविटी नंबर ए जो है वो
0 टाइम से स्टार्ट होगी, 2 हफ्ते तक होगी। फिर एक्टिविटी नंबर सी जो है वो 2 हफ्ते से स्टार्ट करके चौथे हफ्ते तक खत्म की जाएगी। एक्टिविटी ई जो है चौथे हफ्ते में स्टार्ट की जाएगी और 8वें हफ्ते में खत्म की जाएगी। ये इसका अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश है। इसी तरह अब आपने इसके अंदर देखना है कि क्या इनके अंदर कोई स्लैक है कि नहीं। ये आपकी आप देखो ये सारी की सारी। अब हमने स्लैक कैलकुलेट करना है कि किन किन एक्टिविटीज में कोई टाइम है या कोई स्लैक है जिसको हम प्ले कर सकते हैं। स्लैक इज द लेंथ ऑफ टाइम एन एक्टिविटी कैन बी डिलेड विदाउट डिलेइंग द एंटायर प्रोजेक्ट। ठीक है, स्लैक वो होता है जो हम किसी एक्टिविटी को डिले कर सकें विदाउट डिलेइंग द होल प्रोजेक्ट। स्लैक को कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं। आप लेटेस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट स्टार्ट को कंपेयर कर लो, या आप लेटेस्ट फिनिश और अर्लीस्ट फिनिश को कंपेयर कर लो। मीनिंग आप इन 2 वैल्यूज को कंपेयर कर लो या इन 2 वैल्यूज को कंपेयर कर लो स्लैक कैलकुलेट करने में। ठीक है, अब इनमें से कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनका स्लैक 0 है। इसके अंदर देखो, इन दोनों का डिफरेंस लो और इन दोनों का डिफरेंस लेके देख लो, दोनों का एक ही होगा। इसके अंदर 0 डिफरेंस है, या 15 में से 15 माइनस करोगे तो 0 होगा, 13 में से 13 माइनस करोगे तो 0 होगा। इसी तरह इन दोनों का डिफरेंस लेके देखो, इन दोनों का डिफरेंस लेके देखो, इसमें भी 0 है। ठीक है, मैं दरमियान में इधर 0 लिख देता हूँ, 0 स्लैक। इन दोनों का भी अगर आप डिफरेंस लेके देखो, इन दोनों का भी डिफरेंस आप लेके देखो तो इनके दरमियान में भी 0 स्लैक है। इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस लो तो इसके अंदर भी 0 स्लैक, इनका भी 0 स्लैक। अब इस एक्टिविटी में कितना स्लैक है, इसका डिफरेंस लोगे तो आपको 1 मिलेगा, इसका भी डिफरेंस लोगे तो आपको 1 मिलेगा। इसके अंदर 1 वीक का स्लैक है, यानी कि इस एक्टिविटी को आप 1 हफ्ता डिले कर सकते हो और आपके प्रोजेक्ट की कंप्लीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अंदर कितना फर्क है, 3 और 5, 7 और 8, इसके अंदर भी 1 वीक का स्लैक है। अब ये जो है 4 और 10 के अंदर कितना है, 6 वीक का स्लैक है। इस एक्टिविटी को आप 6 हफ्ते तक भी डिले करोगे तो ये आपका प्रोजेक्ट 15 वीक से ज्यादा नहीं जाएगा। यानी कि अगर आप इसको जितना जल्दी स्टार्ट करोगे तो आप चौथे वीक में स्टार्ट कर सकते हो और 7वें वीक में इसको खत्म कर सकते हो एक्टिविटी एफ को। मगर अगर आप इसके अंदर 6 हफ्ते की भी डिले करो और इसको 10वें वीक में भी स्टार्ट करो तो आप इसको 13वें वीक में खत्म कर सकते हो इजीली। अच्छा, अब इनमें से जौन सी एक्टिविटीज हैं जिनका स्लैक 0 है, दोज आर कॉल्ड क्रिटिकल एक्टिविटीज। ठीक है, क्रिटिकल एक्टिविटीज होती हैं जिनके अंदर एक्टिविटीज, ठीक है, जिनके अंदर स्लैक जिनका हो वो 0 के बराबर हो, वो क्रिटिकल एक्टिविटीज है। ठीक है, और वो सारी एक्टिविटीज जिनका स्लैक 0 होता है वो क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल एक्टिविटीज जिस पाथ पे होती हैं वो क्रिटिकल पाथ कहलाता है। इसके अंदर क्रिटिकल पाथ कौन सा है, इसके अंदर क्रिटिकल पाथ मैं रेड में आपको शो कर देता हूं, ये इसके अंदर क्रिटिकल पाथ ये वाला है। ठीक है, स्टार्ट से 0, ए से सी, सी से ई, ई से जी, जी से एच, तो ये सारे का सारा आपका क्रिटिकल पाथ है। अब क्रिटिकल पाथ पे जितनी भी एक्टिविटीज का टाइम होगा ना वही आपका टोटल प्रोजेक्ट का टाइम होगा। आप 0 से स्टार्ट करो तो आखिर में 15 आपका प्रोजेक्ट 15 डेज में खत्म होगा। अब इन एक्टिविटीज में से ए एक्टिविटी, सी एक्टिविटी, ई एक्टिविटी, जी एक्टिविटी, एच एक्टिविटी, इनमें से कोई भी एक्टिविटी अगर डिले हो जाए तो आपका पूरे का पूरा प्रोजेक्ट डिले होगा। लेट्स अस्यूम, ठीक है, लेट्स अस्यूम जो एक्टिविटी है उसके अंदर 1 वीक की डिले आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा, आपका पूरे का पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 15 वीक से 16 वीक पे चला जाएगा। ठीक है, जो एक्टिविटीज क्रिटिकल पाथ पे होती हैं या जो एक्टिविटीज क्रिटिकल एक्टिविटीज होती हैं उसके अंदर डिले आने से आपके पूरे प्रोजेक्ट के अंदर डिले आ जाती है। ये वही आपको कैलकुलेशन ऑफ स्लैक टाइम। ये आखिर में आपके पास
गैंट्स चार्ट इसी प्रोजेक्ट का दिखाया हुआ है कि जी किस तरीके से हम इसको गैंट चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह पहले वाली अर्लीस्ट स्टार्ट अर्लीस्ट फिनिश की थी, दूसरी वाली लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश की है। ठीक है, तो एट दिस स्टेज लेट मी revisit the concepts that we have so far studied। ठीक है, हमने देख लिया कि जी पहले प्रेजेंटेशन जो इस चैप्टर की पहली प्रेजेंटेशन थी उसके अंदर हमने प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ लिया, कौन कौन से प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट होता क्या है, प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती है। इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने क्या पढ़ा, इसकी समरी ये है कि जी हमने PERT एंड CPM को स्टडी किया, क्रिटिकल पाथ मेथड। PERT के अंदर हम क्या करते हैं, एक नेटवर्क बनाते हैं, CPM के भी अंदर हम एक नेटवर्क बनाते हैं। वो नेटवर्क हमने किस मेथडोलॉजी से बनाते हैं, वो हम एक्टिविटी और नोड की मेथडोलॉजी से बनाते हैं, जो हमने आज डिस्कस किया। हमने ये भी देखा कि फॉरवर्ड पास से हम क्या निकाल सकते हैं और बैकवर्ड पास से हम क्या निकाल सकते हैं। और आज हमने स्लैक टाइम्स निकालना सीखे आखिर में, और क्रिटिकल पाथ निकालना सीखा। ठीक है, ये अभी तक यू शुड बी वेल अवेयर कि जी ये सिर्फ हम क्रिटिकल पाथ मेथड अभी तक निकाल रहे हैं। क्रिटिकल पाथ मेथड और PERT अपनी सोल्यूशन के अंदर दे आर वेरी सिमिलर, मगर इस केस के अंदर हम अस्यूम कर रहे हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो एक कांस्टेंट टाइम में 2 हफ्ते में ही खत्म होगा। 3 हफ्ते में ये एक्टिविटी 3 हफ्ते की है, ये एक्टिविटी 4 हफ्ते की है। तो अभी तक जो सिमिलैरिटी ऑफ PERT एंड CPM है वो इतनी अपेरेंट नहीं हुई, डिफरेंसेस जो हैं दोनों के दरमियान में। जो डिफरेंस होंगे वो आहिस्ता आहिस्ता आगे आपको नजर आना शुरू होंगे। आप जाओ उस स्लाइड को फिर से रिविजिट करो, PERT 6 स्टेप ऑफ PERT एंड CPM, उसमें वो 6 स्टेप्स जो थे उसमें से पहले 3 या 4 स्टेप्स हमने कर लिए हैं। अब आगे हम देखेंगे 5, 6, 7, 4, 5, 6 जो स्टेप्स हैं एडिशनल, वो हम देखेंगे कि उसके अंदर किस तरह से PERT और CPM में क्या डाइवर्जेंस आती है। तो अभी तक हमने यहाँ तक पढ़ लिया है कि जी फॉरवर्ड पास क्या होता है, प्रोजेक्ट को स्केड्यूल करने में फॉरवर्ड पास से क्या निकलता है, बैकवर्ड पास से हमारे पास क्या निकलता है, और स्लैक किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है, और क्रिटिकल पाथ किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है। आप लोग जो आज मैंने एग्जाम्पल इस लेक्चर के अंदर शो आप लोगों को कराई है, आई वुड सजेस्ट कि आप जाके इसको खुद करो, कोशिश करो, एक्टिविटी और नोड पे इसकी रिप्रेजेंटेशन करना सीखो, ताकि आपके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज डॉक्टर फहद अमजद। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफिज।